हाँ बेटा डेट बताएंगे, डेट डेट क्या थी आज? 23 मार्च वाला बेटा पेपर कर रहे थे हम लोग। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। 23 मार्च का पेपर चल रहा है, ठीक है। और बेटा कहां तक क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे? 25 तक हो चुके हैं। आइए 26 से स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, मैंने वो ब्राइटनेस कम कर दी ताकि 14% में 20 मिनट चल जाए, नहीं तो ना 1% 1 मिनट होता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो बेटा, लेमडा बाय 3 पाथ डिफरेंस था पिछले वाले केस में। तो बेटा लेमडा बाय 3 पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितना था? 2 पाई बाय लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस, ये हो गया था फेज डिफरेंस 2 पाई बाय 3। तो अगर फेज डिफरेंस 2 पाई बाय 3 है तो दोनों के एम्पलीट्यूड के बीच में एंगल 2 पाई बाय 3 लेंगे 120, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? ए के बराबर आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का अगर दोनों के बराबर है तो बेटा इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? बराबर। लेकिन बेटा कह रहे हैं कि रिजल्टेंट की इंटेंसिटी दोनों की इंटेंसिटीज की एवरेज का सम होती है, तो ऐसा नहीं होता है ना संजना तिवारी? इसके बाद कह रहे हैं सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस, द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय। बेटा अगर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है, फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। इसके बाद कह रहे हैं रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 0.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर आर स्ट्राइकिंग अ मेटल प्लेट। मेटल प्लेट का मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। अगर ये नहीं भी देते तो मैं मान लेता कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि मेरे को दो ही केस की बात करनी है, या तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग या परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, ठीक है। बेटा बातचीत नहीं करो ना यार, प्लीज बातचीत नहीं करो ना, वो डिस्टर्बिंग हो जा रहा है। तो बेटा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, प्रेशर क्या आएगा बेटा? देखो यहां पर ना एरिया ए है, तो बेटा यहां पे आई इंटू ए एनर्जी आ रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वही आई इंटू ए वापस जाएगी, ई बाय सी मोमेंटम हो गया। तो चेंज कितना है मोमेंटम में? 2 IA बाय सी पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर आएगा वो 2 I बाय सी, आई भी गिवन है, सी पता है बचपन से, 2 I बाय सी कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 5 कुलाम चार्ज है, उसको 0.5 मीटर से डिस्प्लेस किया, वर्क कितना हुआ? 10 जूल। तो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वर्क जो हमने किया वो 10 जूल है, और जब बेटा हम वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। बेटा प्रदीप सर ने वर्क किया तो प्रदीप सर की एनर्जी कम होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। यहां पर वर्क किया गया है तो क्या आएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? क्यू डेल्टा वी। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा तो क्या आएगा? माइनस क्यू डेल्टा वी। तो यहां पे क्या जाएगा? क्यू डेल्टा वी। तो क्यू डेल्टा वी कितना हो जाएगा? क्यू हो गया 5, 5 डेल्टा वी आ जाएगा 10, तो यहां से डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। बेटा अगर यहां पे 100 वोल्ट है तो बेटा हर जगह अंदर क्या होगा? 100 वोल्ट, क्योंकि अंदर फील्ड क्या होती है? जीरो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वर्क डन जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो 40 तो वर्क डन जीरो, और वर्क अगर जीरो तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क, तो मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मतलब हर जगह पोटेंशियल बराबर। दैट इज स्टेटमेंट भी बराबर है और सही रीजन भी है, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से मालूम चल जाएगा। इसके बाद बेटा मेरे को कहा गया 50 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, और कहा गया है व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ स्फीयर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कौन सा वाला? पिछले वाले के लिए बता रहे 3? मैंने भी तो वही बोला था। हाँ 3। आइसोलेटेड स्फीयर है ना, 50 पिको फेरेड है, तो बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 50 पिको फेरेड। तो बेटा बेटा जो रेडियस अगर आर है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या हो जाता है बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा देखो अब ना कभी कभी पता है आपके मन में ना ये शंकाएं थोड़ी सी जब आती है ना असर्शन रीजन में, तो देखो एक बात मैं आपको ना बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूं, मतलब ये एक टाइम था जब एम्स होता था, वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम था, क्योंकि उसमें वो आंसर की देते नहीं थे, तो पंगा पड़ता ही नहीं था कि सही आंसर दिया गलत आंसर दिया। जेई वाले एक टाइम पे असर्शन रीजन दिया करते थे, उन्होंने स्क्रैप कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ना बेटा ये ना एग्जामिनर डिपेंडेंट है। कई बार क्या होता है बहुत दूर से देखो तो हाँ ये रीजन दिख जाता है, हाँ रूट कॉज यही है, लेकिन मतलब वो कभी कभी एग्जामिनर ही उसको बी मार्क करता था कि करेक्ट रीजन नहीं है,
तो इसलिए ना असर्शन रीजन हटा दी। तो कई बार आपको लगेगा ये सही रीजन है या नहीं है, तो आप थोड़ा सा मतलब ध्यान, मतलब इसमें ना कभी कभी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से ज्यादा एम्बिग्यूटी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन असर्शन रीजन एक वो टॉपिक है जिसके अगर मेरे को लगता है कि अगर पैन इंडिया एग्जाम करा दिया जाए ना, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के एचओडीज का, तो उनके आंसर मैच नहीं करेंगे आपस में। तो मतलब ये थोड़ा सा ना ये ऐसा रहता है कि अगर आप कितना पीछे जाके देख रहे हैं रीजन, तो मतलब वो एग्जामिनर पे डिपेंडेंट है, और एग्जामिनर वैसे ही थोड़ा सा कम समझदार है। चलिए आइए देखिए, two capacitors having capacitance 0.5 microfarad are connected in parallel and charged by 200 volt DC supply. The total energy stored in the system. पर बेटा मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि ये ना बहाने मारने की बात नहीं रहेगी कि मेरा इस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, कि एग्जामिनर ना, आपको हर जगह बता दिया जाता है कि एग्जामिनर को इस पॉइंट को लेके जो आई हैं गड़बड़े आई हैं, तो आपको पहले से वो मालूम रहती है। मैं आपको लगातार पूरे साल भर बताता ही रहूं। तो बेटा 0.5 माइक्रोफेरेड है, 200 वोल्ट से चार्ज की एनर्जी, अबे हाफ सीवी स्क्वायर, ये तो जो ना करे भाई गर्दन उड़ा दो। 200 का स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 10,000 इंटू 10⁻⁶.01 जूल्स। बेटा किसके कारण वार्मथ रहती है, इंफ्रारेड वेव्स के कारण। जब भी हीट से रिलेटेड वेव्स हो तो कौन सी होती है, इंफ्रारेड। कौन सी होती है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। कहां है, 31 में पैरेलल में दो कैपेसिटर्स है। अरे यार मैं ना फटाफट निकलता जा रहा हूं ना यार। तो हाफ, अच्छा, टू कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस, मेरा ना टाइम कम बचा है ना, आपका भी कम ही बचा था। अच्छा, टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हाफ 1 इंटू 200 स्क्वायर, सॉरी ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में उठक बैठक करके दिखाऊंगा, अभी के लिए काम चल रहा है भाई प्लीज। तो ये 0.02 आ गया, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स ओनली व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा तभी होगा। अब बेटा इसके बाद ना ये मेटल प्लेट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लीज बात सुन लीजिए, 10 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। बेटा बेटा मैं बड़ी बार बता रहा हूं, थोड़ा सा शांति रख लें प्लीज यार, थोड़ा सा वो इरिटेटिंग हो जा रहा है, प्लीज बातचीत नहीं करें। बेटा अगर मान लो ये है 10 कुलम और मान लो ये है 4 कुलम, तो किधर फील्ड, यहां पर जो फील्ड आएगी वो किधर को आएगी, लेफ्ट में या राइट में, इधर ज्यादा चार्ज है इधर कम है तो राइट में। और बेटा मेटल प्लेट्स है, मेटल है, तो बेटा फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होंगी, दैट इज एक से स्टार्ट कर रही है दूसरे पे टर्मिनेट कर रही है। और बेटा यहां पे दिख रहा है जितनी फील्ड लाइंस इससे स्टार्ट कर रही है उतनी इस पे टर्मिनेट कर रही है, जितना ये प्लस क्यू चार्ज होगा उतना ये माइनस क्यू होगा। और यहां पे मान लो Q1 आया और यहां पे Q2 आया, तो मैं आपको बता चुका था कि ये बराबर होने चाहिए, क्योंकि Q और माइनस क्यू की फील्ड तो कट गई, मेटल के अंदर फील्ड जीरो हो पाएगी तभी जब दोनों चार्ज बराबर हो। तो जो लेफ्ट प्लेट की लेफ्ट साइड पे चार्ज होता है, राइट प्लेट की राइट साइड पे वही चार्ज होता है, इन दोनों का सम ही टोटल चार्ज होता है। तो ये Q प्लस Q, 2Q हो गया 14, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 7, और यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा -3। आप फाइनली चेक कर सकते हैं 7 - 3 4। तो अगर यहां पे 3 प्लेट्स हैं तो भी तरीका यही होता है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो ये 10 है, ये 5 है, और ये मान लो 1 है, ठीक है। तो यहां पर बेटा फील्ड किधर को आएगी, यहां पर बेटा इधर 10 है उधर 6 है तो इधर को आएगी फील्ड लाइंस, और यहां पर इधर को 15 है इधर को 1 है तो भी इधर को ही आएंगी फील्ड लाइंस, ठीक है। अब बेटा देखो, अगर कोई पूछे फील्ड लाइंस इस वाले रीजन में ज्यादा बनाओगे, इस वाले में ज्यादा बनाएंगे, अगर कोई पूछ ले, क्योंकि इधर 15 है इधर 1, तो 15 को 1 कैंसिल कर रहा है, यहां पे 10 को 6 कैंसिल कर रहा है, तो नेट में 4 कुलाम चार्ज के कारण फील्ड आ रही है। यहां पे ज्यादा कुलाम चार्ज के कारण आ रही फील्ड, तो यहां पे ज्यादा फील्ड होगी, ज्यादा फील्ड के मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस। अगर कोई मान लो मेरे से ये पूछ लेता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशियो क्या होगा, N1 और N2 यहां पे फील्ड लाइंस है, तो N1 बाय N2 की वैल्यू क्या होगी, बेटा यहां पर जो फील्ड आ रही है वो कितनी चार्ज की वजह से आ रही है, 4, और यहां जो फील्ड आ रही है वो कितने चार्ज की वजह से, 10 5 15, 15 - 1 14। तो बेटा ये क्या आ जाएगा 2/7, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशियो क्या आ जाएगा 2/7, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो चार्ज जिसके कारण फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, आप ये कह लीजिए उसके कारण आ रही है, तो
फील्ड के प्रोपोर्शनल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है, जितनी फील्ड ज्यादा उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा, ठीक है। अब हालांकि मेरे को अगर मान लो ये क्वेश्चन करना होता, मेरे को ये मुद्दा भी ये नहीं था, ये तो मैं साथ में एक बोनस क्वेश्चन साथ में बताता जा रहा हूं। अब बेटा यहां पर जितना प्लस क्यू चार्ज इस पे है उतना ही माइनस इस पे, फिर वही जितना प्लस इस पे उतना ही माइनस इस पे, और यहां जो चार्ज आएगा वही यहां आएगा, और यही होता है सम ऑफ टोटल चार्ज। 10 5 15 1 16, 16 का आधा 8, 8 यहां 2, यहां -2, और यहां -2 तो यहां 7, 7 -2 तभी 5 बनेगा, और यहां 7 तो यहां -7, और आखिरी में चेक कर लो 8 - 7 1, ताकि कैलकुलेशन गलत हुई है या नहीं हुई है आपको मालूम चल जाए। इस तरीके से चार्ज बांट लिए जाते हैं, इस तरीके से चार्ज बांट लिए जाते हैं। आइए अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। -3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, सम करिए फटाफट से। 5 4 9 9 3, 9 में से 3 गए 6, 6 का आधा 3 कूलम, 3 कूलम, 2 कूलम, -2 कूलम, 6 कूलम, तो यहां क्या आएगा -6 कूलम। बच्चों कह दो समझ में आ गया। पूछा क्या है, the charge that appears on the left surface of the plate B, left surface 6 कूलम। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा मेरे से कहा गया है लेंथ ऑफ 3 कॉपर वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4:8 एंड देयर मासेस आर इन द रेशियो, या वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो, क्योंकि बेटा अगर डेंसिटी सेम है, मास और वॉल्यूम दोनों सेम रेशियो में, क्यों? क्योंकि मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी सबके लिए बराबर है। और बेटा प्रदीप सर ने आपको बताया था जब ये करंट रिवाइज भी कराया, पढ़ाया भी, रो L/A, और जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए वॉल्यूम वगैरह तो L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, रो L²/V। तो रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल टू L², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल में होता है? L² के। तो लेंथ किसके प्रोपोर्शनल में? 1:4:8, तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, थोड़ी सी मदद कर दो यार। और नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो क्या है? 5 3 1। अबे मास और वॉल्यूम तो सेम रेशियो में होंगे ना गधों। अरे भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम चलो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, फिर मास लिख दो। अब सही है, अब सही है। मास का रेशियो 5:3:1। अब बेटा ये, अब यहां पर क्या करो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 3 आ जाएगा, 16 5 80 हो। अगर 16 का टेबल नहीं आता होगा फिर तो मल्टीप्लाई कर। अब यहां पर 3:80 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए आगे मैं नहीं बना रहा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कह रहे हैं 8 ओम को जब बैटरी से लगाया और जब नहीं लगाया तो सेम करंट आता। तो बेटा जब बैटरी नहीं है तो करंट क्या आएगा? यार प्लीज बाद में डिस्कस नहीं कर सकते यार। ट्वेल्व, और बेटा ये कितना रेजिस्टेंस हो गया? 6 8 14 14 10 24, तो 12/24 कितना आ गया? हाफ। और कह रहे हैं 8 ओम वाला जो रेजिस्टर है ना, उसमें पहले भी वही करंट था और बाद में भी। तो बेटा अगर ये 8 है तो बेटा आई क्या होता है? V/R। अभी भी हाफ एम्पियर चाहिए, तो ये 4 वोल्ट की बैटरी होगी, खत्म बात। नेक्स्ट 4/8 ही तो हाफ बनेगा, V/R ही तो होता है करंट। तो 4 E क्या है? 4, E क्या है? 4। नेक्स्ट बेटा 1/√μ E/B इक्वल टू C, याद है? E/B इक्वल टू C, तो E/B तो होता है C, और C क्या होता है? 1/√μ0ε0। तो बेटा 1/√μ0 या μ0ε0 के अंडर रूट को लिख दो 1/C, और E/BC ए ऑप्शन हो जाएगा डायमेंशनलेस। पूछे डायमेंशनलेस कौन सा है? यार ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका था, याद आया? कि अगर मान लो मेरे पास अगर ER ऐसे बैटरी हैं, और याद है मैंने कहा था 2 नाराज हो गई, तो जो 2 नाराज होंगी, वो जो नाराज हैं वो 2 को कैंसिल भी कर देंगी, तो बचेंगी क्या? E-4। याद आई बात? तो बेटा वही क्वेश्चन पूछा है, 18 में से नाराज कितनी है? कितनी नाराज है? 3 नाराज है, तो 3 3 को मार देंगी, बची कितनी? 12। तो 12 इंटू 6 72, 72 वोल्ट हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस तो लगातार जुड़ते हैं, तो 2 इंटू 18 36 ओम हो गया, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 36। और बेटा जो 3 नाराज हैं वो 3 को मार डालेंगी, वो 3 को
तीन ईएमएफ कैंसिल हो जाएंगे, तो बेटा बचेंगे कितनी, 18 में से 6 चले गए, बचे 12। एक का ईएमएफ है बेटा 6, तो 12 का क्या हो जाएगा मिला के, 12 6 72। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तीन तरीके के मटेरियल्स होते हैं। और पैरामैग्नेटिक और जो फेरोमैग्नेटिक होता है, उन दोनों का डाइपोल मोमेंट जो होता है एटॉमिक लेवल पे, वो क्या होता है बेटा, नॉन जीरो होता है। वो क्या होता है, जो पैरा और फेरो का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एटॉमिक लेवल पे, वो नॉन जीरो होता है। इसीलिए जब आप मैग्नेट को पास में लेके आते हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन डाया के पास तो मैग्नेटिक मोमेंट होता नहीं, इसीलिए पास में लेके आने पे वो लेंस लॉ की माला जबकि क्या करता है, रिपेल करता है। डाया मैग्नेटिज्म तो हर एक की प्रॉपर्टी है, लेकिन होता क्या है ना बेटा, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये माइनस है, यहां पे प्लस है। जैसे ही आप लेके आया मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, माइनस और प्लस ऐसा हो जाएगा, और नेट में क्या होगा, ये माइनस वाला अट्रैक्ट करने लग जाएगा। अगर मान लो यहाँ नॉर्थ पोल है तो इसको अट्रैक्ट करने जाएगा, साउथ पोल जो उसका होगा। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो डायामैग्नेटिज्म है ना, लेंस लॉ, वो तो हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, पर डायामैग्नेटिज्म एक वीक इफेक्ट है। क्योंकि बेटा ये जो, जब आप मैग्नेट को पास में लेके आ रहे हैं, फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, ईएमएफ तो डेवलप हो रहा है जो अपोज करना चाह रहा है, पर अपोजिशन तो जीत ही नहीं सकता, क्योंकि अपोजिशन का भी अपोजिशन उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। वो करंट फ्लो करके उसको अपोज करने ही नहीं देता है। याद आ गई बात। तो डायामैग्नेटिज्म एक वीक इफेक्ट होता है जो सबके अंदर होता है, जो, और केवल परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, सुपर कंडक्टर। क्योंकि जब आप मैग्नेट को पास में लेके आ रहे हो, वो अपोज कर रहा है, और अपोजिशन हार क्यों जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन का अपोजिशन रेजिस्टेंस उसके अंदर है जो करंट को फ्लो ही नहीं होने दे रहा, वो अपोज करने ही नहीं दे रहा। और अगर रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो फिर अपोजिशन जीत जाता है और हम फ्लक्स चेंज करने में कामयाब नहीं हो पाते। ठीक है। तो बेटा अगर कोई पूछेगा पैरा, पैरा वाले का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यस। फेरो का होता है, यस। डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो। कह रहे करंट इज वेरिंग एट द रेट ऑफ 3 एम्पियर पर सेकेंड, जनरेट्स अ ईएमएफ ऑफ 8 मिली वोल्ट इन अ नियर कॉइल। ईएमएफ जो आता है वो आ रहा है 8 इंटू 10 की पावर -3, और वो एम डी आई बाई डी टी के बराबर होता है, एम इंटू 3 के। तो 8/3 2.666 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है करंट 2.66 इंटू 10 की पावर -3, तो मिली हेनरी में दिया है, तो बेटा फिर पहला वाला हो जाएगा। मैं हेनरी में देख रहा था। अच्छा, अब इसके बाद बेटा पहला 41 वाला जो क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है बेटा ये कॉइल है, ये क्या कह रहा है, एक कॉइल है। अब इसमें जा रहा है करंट। अब बेटा देखो, ये अगर एक कॉइल है, ये करंट कैरिंग, अगर कॉइल, ये करंट कैरिंग सॉरी वायर है, अगर इसमें करंट ऐसे, तो बेटा फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, इस तरीके की आएंगी। तो इससे फ्लक्स एसोसिएटेड क्या होगा, जीरो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इसमें करंट अगर आप चेंज करेंगे तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, इसमें से फ्लक्स लिंक्ड है ही नहीं। तो अगर आप करंट चेंज करोगे तो कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होने वाला, क्योंकि फ्लक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा, अगर कोई मेरे पास यहां पे एक बल्ब है, एक पी पावर का सोर्स है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, अब आर डिस्टेंस पे पी अपॉन 4πr²। क्या होती है बेटा, पी अपॉन 4πr²। पावर को हाफ कर दोगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि Q2 चार्ज ना, Q1 एक स्टेशनरी चार्ज है और Q2 उसके अराउंड घूम रहा है। Q2 उसके अराउंड घूम रहा है, बताना है टाइम पीरियड। जो फोर्स आएगा ना K Q1 Q2/r², वो किसके बराबर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा क्या हो जाएगा 2π/t का स्क्वायर आर। देखो, जब मैंने पहले आपको टाइम पीरियड निकलवाया था ग्रेविटेशन के टाइम पे, तो मैंने पहले mv²/r के बराबर किया था, वेलोसिटी निकाली थी, और फिर 2πr/v से टाइम पीरियड निकाला था। मैंने टाइम वेस्ट किया था क्योंकि वहां पर मेरे को आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी पढ़ानी थी। मैंने आपको बोला था, लेकिन अगर क्वेश्चन आया और पूछा टाइम पीरियड, तो डायरेक्टली m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर करिए, क्योंकि बेटा मेरे से वहां पर स्पीड अगर नहीं पूछी है तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर करना। अगर आप mv²/r के बराबर करते 2πr/v से टाइम पीरियड निकालते तो वेस्टेज ऑफ टाइम। तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4π² mr³/k Q1 Q2। ऑप्शन अपने हिसाब से देख लेंगे, अंडर रूट में ही है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैरीज विद टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट पर मीटर।
एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 2/√2, दैट इज √2 हो गई ईआरएमएस। तो बीआरएमएस आप निकाल लेंगे, ईआरएमएस बाय बीआरएमएस होता है सी, तो बीआरएम ई बाय बी सी, तो बी क्या हो जाएगा ई बाय सी √2 और नीचे आ जाएगा 3 × 10⁸, करेक्ट है। अब बेटा एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, BR²/2μ0, कर लेंगे सॉल्व, यस। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा मेरे को कहा गया है कि हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करना है 180 डिग्री से। अगर आपको मैंने पहले भी बता रखा था कि नीट वाला पहले 2-3 बार पूछ चुका है डाइपोल के केस में क्वेश्चन, जहां पे इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन है तो हमको क्या मानना होता है, अगर हमको कोई भी चीज की इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन है तो मेरे को मानना होगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में। कहां मानना होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में, दैट इज 0 डिग्री एंगल पे है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है या मैग्नेटिक डाइपोल है वो आपको मानना होगा किसके अलोंग है, फील्ड के अलोंग। अब बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी -mb cos 0, और बेटा फाइनल क्या हो जाएगी -mb cos 180, तो ये क्या आ जाएगी +mb। तो बेटा जो चेंज आ गया वो क्या आ गया, जो चेंज आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा 2mb, क्या आ जाएगा, करेक्ट है, यस। ऑप्शन क्या हो गया 2, ऑप्शन क्या हो गया 2। इसके बाद बेटा पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट करंट, चार्ज दिया कैपेसिटर पे, डिस्प्लेसमेंट वर्ड को काट दो, Q = Q0 cos 2π/t। बेटा करंट क्या आ जाएगा dQ/dt से करंट आ जाएगा, Q0 cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन और 2π डिफरेंशियल में बाहर आ जाएगा, पेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रखा है, एसी सोर्स है, हमने ओमेगा को 1/3 किया और हमने देखा करंट 3 टाइम्स हो गया, मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं। क्यों, क्योंकि एसी सोर्स में जो करंट आता है वो क्या आता है V बाय, बेटा देखो V/Z आता है और V/XC, XC क्या होता है ओमेगा सी। बेटा अगर आपने फ्रीक्वेंसी 1/3 करी और करंट 1/3 हो जा रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस एक्चुअली में नहीं है। पर आप कहोगे आपने तो मान लिया ऐसा है ना, मेरा तो हिट एंड ट्रायल ना जल्दी काम करता है। पर अगर आप कहोगे आपको कैसे पता लगेगा रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपको इस तरीके से पता लगेगा कि भैया अगर करंट कह रहे 1/3 हो गया तो इंपेडेंस 3 टाइम्स हो गया। इंपेडेंस क्या हो गया, तो पहले इंपेडेंस क्या था अंडर रूट ऑफ R² प्लस XC² के 1/ω²C², ठीक है। और बाद में इंपेडेंस क्या हो गया, मैं कह रहा हूं 3 टाइम्स हो गया, क्योंकि करंट अगर 1/3 हो गया, करंट अगर 1/3 हो गया तो बेटा I है V/Z, करंट 1/3 कब होगा, जब Z 3 टाइम्स होगा, तो इसका 3 टाइम्स हो गया होगा इंपेडेंस जब ओमेगा को 1/3 गया। तो यहां से क्या जा रहा है अंडर रूट ऑफ R² प्लस ओमेगा के बदले ω/3 करो 9/ω²C², स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स क्या मिलेगा 9R² प्लस 9/ω²C² इज इक्वल्स टू R² प्लस 9/ω²C²। ये कट जाएगी चीज, यहां से क्या जाएगा 8R² = 0, इट मींस R = 0, ऐसे पता लगा। पर ऐसी कैलकुलेशन ना एक बार पहले आई है नीट एग्जाम में, जहां पे इस तरीके से सॉल्व करके दिख रहा था, पर बच्चा इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, अरे ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, अरे R0 तो आ गया, दिख तो रहा क्या आ गया, मतलब पर लेकिन बच्चा ना कंफ्यूज होता है, ये कट गया यार, अबे इसको इधर ले आओ ना, क्या दिक्कत है, 8R² 0 मतलब R0 आ गया। तो थोड़ा सा ना मतलब आप लोगों को मतलब वो कंफ्यूजन हो जाती, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आगे बढ़े। अब बेटा बताना क्या है VRMS। बेटा देखो मैंने आपको बताया था जब भी अगर आपको VRMS बताना हो या IRMS बताना हो, इसका मतलब तो रूट ऑफ मीन स्क्वायर। क्या मतलब होता है इसका, रूट ऑफ, तो पहले आप स्क्वायर लेंगे, फिर उसका मीन लेंगे, फिर अंडर रूट लेंगे, तो स्क्वायर लीजिए, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा V0 के बदले V0² हो गया यहां पे वैल्यू, ठीक है, यहां 0 है, तो V0² इंटू T/2, V0² इंटू T/2, इससे जो एरिया आ रहा है यहां तो 0 आ रहा है ना, अपॉन अगर मान लो एक एवरेज वैल्यू होती VRMS स्क्वायर वाली, है ना,
तो VRMS² इंटू टी के बराबर करते हैं, तो ये हो जाती मीन स्क्वायर करंट, उसका अंडर रूट ले लो, ये आ जाएगा V0/√2। हाँ, बिटवीन 0 टू T/2, तो फिर तो V0 हो जाएगी। अगर एक साइकिल के लिए पूछते हैं आरएमएस, बेटा अभी ना आखिरी में मैं भी बहुत तेज तेज कर रहा हूं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्वेश्चन, बस मैं देख रहा हूं आरएमएस लिखा और मैं करने लग जा रहा हूं अभी तो, क्योंकि ना टाइम 2 मिनट बचा था। तो यहां पे 0 से T/2 पूछे, फिर तो कहानी खत्म हो गई, लगातार कांस्टेंट है, लगातार क्या है, तो बेटा फिर मेरे को करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बोलेंगे V0, हमेशा V0 है। पर अगर कोई पूरी साइकिल के लिए पूछ ले तो समझ में आ गया कैसे करेंगे। तो बेटा करेंगे कैसे, पहले आप स्क्वायर करेंगे, यहां 0 है, तो बेटा V0 स्क्वायर इंटू T/2, ये एरिया आया, इससे यहां तक का एरिया यही हो गया। और अगर VRMS² होता, इंटू टी के बराबर करते हैं, यहां से क्या होता, VRMS² की वैल्यू ये आती, फिर अंडर रूट ले लो तो आती V0/√2। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा ये तीनों बन जाएंगे पैरेलल में, तो 3 3 3 का 1 हो जाएगा। अगला बेटा इंफ्रारेड रेज, बेटा एक्सरे से क्या डिटेक्ट करते हैं, टूटी हुई हड्डियां, है ना। अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, रेडियो वेव फॉर ब्रॉडकास्टिंग। इंफ्रारेड मैंने कल बताया नहीं था बेटा, कई बार ना जब मस्कुलर इंजरी वगैरह हो जाती है, स्ट्रेन वगैरह होता है, तो वो इंफ्रारेड वाला एक एपरेटस आता है, आपके पापा वगैरह यूज करते होंगे, क्या बोलते हैं उसको, कुछ इंफ्रारेड वाली थेरेपी होती है, ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज्यादा होता है। तो ये आपको सब मालूम चल गया यूजेस। थैंक यू। अच्छा